आइए आपको सुनाते हैं सिंहासन बत्तीसी की 21वीं कहानी, जो इस प्रकार है। चंद्र ज्योति नामक 21वीं पुतली की कथा इस प्रकार सुनाई जाती है। एक बार विक्रमादित्य एक यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। वे उस यज्ञ में चंद्रदेव को आमंत्रित करना चाहते थे। चंद्रदेव को आमंत्रण देने कौन जाएगा, इस पर विचार करने लगे। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि महामंत्री ही इस कार्य के लिए सर्वोत्तम रहेंगे। उन्होंने महामंत्री को बुलाकर उनसे विमर्श करना शुरू कर दिया। तभी महामंत्री के घर का एक नौकर वहां आकर खड़ा हो गया। महामंत्री ने उसे देखा तो समझ गया कि अवश्य कोई बहुत ही गंभीर बात है, अन्यथा वह नौकर उसके पास नहीं आता। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और नौकर से आकर जाकर पूछा। जब नौकर ने कुछ बताया तो उनका चेहरा उतर गया। वे राजा से विदा लेकर वहां चले गए। महामंत्री के अचानक दुखी और चिंतित होकर चले जाने पर राजा को लगा कि अवश्य महामंत्री को कोई कष्ट है। उन्होंने नौकर से उस बारे में जानने का कारण पूछा तो नौकर हिचकिचाया। जब राजा ने आदेश दिया तो हाथ जोड़कर बोला कि महामंत्री जी, मुझे आप में सच्चाई नहीं बताने को कहा था। उन्होंने कहा था कि सच्चाई जानने के बाद राजा का ध्यान बट जाएगा और जो यज्ञ होने वाला है उनसे व्यवधान होगा। राजा ने कहा, महामंत्री उसके बड़े ही स्वामी भक्त सेवक हैं। उनका भी कर्तव्य है कि उनके कष्ट का हर संभव निवारण करें। तब नौकर ने बताया कि महामंत्री जी, एकमात्र पुत्री लंबे समय से बीमार है। उन्होंने उसकी बीमारी एक से बढ़कर एक वैद्य को दिखाया है, पर कोई चिकित्सा कारगर नहीं साबित हुआ। दुनिया की हर औषधि उसे दी गई, पर उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई है। अब उसकी हालत इतनी बिगड़ गई है कि वह हिलडुल भी नहीं सकती, मरणशन्न हो गई है। विक्रमादित्य ने जब यह सुना तो व्याकुल हो गए। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और जानना चाहा कि महामंत्री की पुत्री की चिकित्सा कैसे की जा सकती है। राजवैद्य ने कहा कि उसकी चिकित्सा केवल स्वांग बूटी से की जा सकती है। दुनिया की कोई ऐसी औषधि कारगर नहीं हो सकती। जो ख्वांग बेटी एक बहुत ही दुर्लभ औषधि है, जिसे ढूंढकर लाने में कई महीने लग जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनकर कहा, तुम्हें उस स्थान का पता है जहां वह बूटी मिलती है। राजा वैद्य ने बताया कि बूटी नील रत्नगिरी की घाटियों में पाई जाती है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। रास्ते में भयंकर सांप, बिच्छू तथा हिंसक जानवर भरे पड़े हैं। राजा ने यह सुनकर उनसे उस बूटी की पहचान बताने को कहा तो राजवैद्य ने बताया कि वह पौधा आधा नीला आधा पीला फूल होता है। उसकी पत्तियां लाजवंती की पत्तों की तरह स्पर्श से सचा जाती हैं। विक्रमादित्य यज्ञ की बात भूलकर ख्वांग बूटी की खोज में जाने का निर्णय कर बैठे। उन्होंने तुरंत काली के दिए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें आनंद फानंद में नील रत्नगिरी की ओर ले चले। पहाड़ी पर उन्हें उतारकर बेताल अदृश्य हो गए। राजा घाटियों की ओर बढ़ने लगे। घाटियों में एकदम अंधेरा था, चारों ओर घने जंगल थे। राजा बढ़ते ही रहे। एकाएक उनके कानों में सिंह की दहाड़ पड़ी। वे संभल पाते इसके पहले ही सिंह उन पर आक्रमण कर दिया। राजा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाकर खुद को तो बचा लिया, मगर सिंह उसकी एक बाह को घायल करने में कामयाब हो गया। सिंह दोबारा जब तक उन पर झपटा तो उन्होंने भरपूर प्रहार से प्राण की रक्षा की। उसे मारकर रास्ते में सैकड़ों बिस्तर दिखे। विक्रमादित्य तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने पत्थरों की वर्षा करके सांपों को रास्ते से हटा दिया। उसके बाद आगे की ओर बढ़ चले। रास्ते में एक जगह उन्हें ऐसा लगा कि हवा में तैर रहे हैं। ध्यान से देखने पर उन्हें एक दैत्याकार अजगर दिखा, जो समझ गया कि अजगर उन्हें अपना ग्रास बना रहा है। जो ही वे अजगर के पेट में पहुंचे कि उन्होंने अपनी तलवार से अजगर का पेट चीर दिया और बाहर आ गए। तब तक गर्मी और थकान से उनका पूरा हाल हो गया। अंधेरा भी घिर आया था। उन्होंने एक वृक्ष पर चढ़कर विश्राम किया। ज्यों ही सुबह हुई वे ख्वांग बूटी की खोज में इधर उधर घूमने लगे। उसकी खोज में इधर उधर भटकते जाने पर शाम हो गई और अंधेरा छा गया और अधीर होकर काश चंद्रदेव महाराज करते तो इतना कहकर ही मानो चमत्कार हो गया।
घाटियों में दूध जैसी चांदनी फैल गई। अंधकार ना जाने का गायब हो गया। सारी चीज़ें ऐसी साफ दिखने लगी मानो दिन का उजाला हो। थोड़ी दूर पड़ने पर ही उन्हें ऐसे पौधे की झाड़ी नजर आई जो आधे नीले आधे पीले फूल थे। उन्होंने पत्तियां छुई तो लाजवंती की तरह सकचा गई। उन्हें संशय नहीं रहा, उन्होंने ख्वाग बूटी का बड़ा सा हिस्सा काट लिया। वे बूटी लेकर चलते ही गए। जैसा उजाला हुआ, चंद्रदेव सासरी उनके सम्मुख आ खड़े हुए। विक्रमादित्य ने बड़ी श्रद्धा से उनको प्रणाम किया। चंद्रदेव ने अमृत देते हुए कहा कि अब सिर्फ अमृत ही महामंत्री की पुत्री को जिला सकता है। उनकी परोपकार की भावना से प्रभावित होकर वे खुद अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। उन्होंने जाते जाते विक्रमादित्य को समझाया कि उनके शरीर यज्ञ में उपस्थित होने से विश्व के अन्य भागों में अंधकार फैल जाएगा, इसलिए वे उनसे अपने यज्ञ में उपस्थित होने की प्रार्थना ना करें। उन्होंने विक्रमादित्य को यज्ञ अच्छी तरह संपन्न कराने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। विक्रमादित्य ख्वाग बूटी और अमृत लेकर उज्जैन आए। अमृत की बूंद टपकाकर महामंत्री की बेटी को जीवित कर दिया। ख्वाग बूटी को जनहित के लिए रख लिया। चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। आइए आपको सुनाते हैं 22वीं कथा, जो अनुरोधवती नामक 22वीं पुतली की है। राजा विक्रमादित्य अद्भुत गुणग्राही थे। वे सच्चे कलाकारों का बहुत अधिक सम्मान करते थे तथा स्पष्टवादिता पसंद करते थे। उनके दरबार में योग्यता का सम्मान किया जाता था। चापलूसी जैसे दुर्गुण की ओर का सम्मान नहीं किया जाता था। यह सुनकर एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके द्वार तक आ पहुंचा। दरबार में महफिल सजी हुई थी कि संगीत का दौर चल रहा था। वह युवक द्वार पर राजा की अनुमति का इंतजार करने लगा। युवक बड़ा गुणी था, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, कई राज्यों में नौकरी कर चुका था। स्फुट वक्ता होने के कारण उसे अवसरदाताओं का और गृत नजर आया, अतः हर जगह उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी उसकी प्रगति तथा व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ सका। वह द्वार पर खड़ा था, तभी उसके कान में यह आवाज़ का स्वर पड़ा कि बड़बड़ाया, महफिल में बैठे हुए लोग मूर्ख हैं, संगीत का आनंद उठा रहे हैं मगर संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। यह गलत राग बजाई जा रहा है लेकिन कोई भी उसे मना नहीं कर रहा है। उसकी बड़बड़ाहट द्वारपाल को स्पष्ट सुनाई पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने संभावली टिप्पणी करने से कहा। उसने उस युवक को कहा कि महाराज विक्रमादित्य खुद महफिल में बैठे हैं और बहुत बड़ी कला और परखी हैं। तो युवक ने उपवास किया। उसने द्वारपाल को कहा कि वे कला प्रेमी हो सकते हैं मगर कला परखी नहीं, क्योंकि साजिंदे का दोषपूर्ण वादन उसकी समझ में नहीं आ रहा है। उस युवक ने यह भी बता दिया कि साजिंदा किस तरह बैठा हुआ है। अब द्वारपाल ने नहीं रहा गया। उसने उस युवक से कहा कि उसे राजदंड मिलेगा। अगर उसकी बात सच साबित हो गई तो उस युवक से उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा गया तो आत्मविश्वास से कहा कि वह हर दंड भुगतने को तैयार है। अगर यह बात सच नहीं साबित हुई तो द्वारपाल अंदर गया तथा राजा के कानों तक यह बात पहुंची। विक्रमक ने तुरंत आदेश दिया कि वह युवक महफिल में पेश किया जाए। विक्रमादित्य के सामने ही उस युवक ने एक दिशा में इशारा करके कहा कि वह एक वादक की उंगली दोषपूर्ण है। उस पर बैठे सारे वादकों की उंगलियों का निरीक्षण किया जाने लगा। सचमुच एक वादक ने अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ था और उसने उस अंगूठी पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। राजा उस युवक के संगीत ज्ञान के कायल हो गए। तब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय प्राप्त किया और अपने दरबार में उसे सम्मान देकर रख दिया। वह युवक सचमुच ही बड़ा ज्ञानी और कला मर्मज्ञ था। उसने समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय देकर राजा का दिल जीत लिया। एक दिन दरबार में एक अत्यंत रूपवती नर्तकी आई। उसके नृत्य का आयोजन हुआ। कुछ ही क्षणों में महफिल सज गई। वह युवक भी दरबारियों के बीच बैठा हुआ नृत्य और संगीत का आनंद उठाने लगा। वह नर्तकी बहुत ही सदा हुआ नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और दर्शक मुग्ध होकर रसास्वादन कर रहे थे। तभी का ना जाने कहाँ से एक भंवरा आकर उसके वक्ष पर बैठ गया। नर्तकी नृत्य नहीं रोक सकती थी।
और ना ही अपने हाथों से भंवरे को हटा सकती थी, क्योंकि भंग मियाँ गड़बड़ा हो जाती। उसने सभी चतुर्दशी सांस अंदर खींची, तब पूरे बेग से भंवरे पर छोड़ दी। अनायास निकले सांस के झोंके से भंवरा डर कर उड़ गया। क्षण भर ही इस घटना को कोई भी ना टाट सका, मगर उस युवक की आंखों में सब कुछ देख लिया। बाह 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 करते उठा, अपने गले की मोतियों की माला उस नर्त की गले में डाल दी। सारे दरबारी स्तंभ रह गए। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। राजा की उपस्थिति में दरबार में किसी और के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाना राजा का सबसे बड़ा अपमान था। विक्रमादित्य को भी यह पसंद नहीं आया। उन्होंने उस युवक को इस घृष्टा के लिए कोई ठोस कारण देने को कहा। तब युवक ने राजा को भंवरे वाली सारी घटना बता दी। उसने कहा कि बिना नृत्य की एक भी भंग मियाँ की नष्ट किए लय ताल के साथ साजमंजस रखते हुए इस नरकीर्ति ने जिस सफाई से भंवरे को उड़ाया और पुरस्कार युक्त है, उसे छोड़कर किसी और का ध्यान गया ही नहीं तो पुरस्कार कैसे मिलता। विक्रमादित्य ने नर्तकी से पूछा तो उसने उस युवक की बातों का समर्थन किया। विक्रमादित्य को क्रोध गायब हो गया। उन्होंने नर्तकी तथा उस युवक दोनों की बहुत तारीफ की। तब उसकी नज़र में उस युवक का महत्व और बढ़ गया। तब जब कोई समाधान ढूंढना रहता तो उसकी बातों से ध्यान से सुना जाता और उसके परामर्श को गंभीरतापूर्वक लिया जाता। एक बात दरबार में बुद्धि और संस्कार पर चर्चा छिड़ी। दरबारियों का कहना था कि संस्कार बुद्धि से आते हैं, पर युवक उसे सहमत नहीं था। उसका कहना था कि सारे संस्कार वंशानुगत होते हैं, उस पर कोई मातृक नहीं होगा। तो विक्रमादित्य एक हल सोचा। उन्होंने नगर से दूर हटकर जंगल में एक महल बनवाया तथा महल से गूंगी और बहरी 2 नौकरियों नियुक्त कर दी। एक एक करके 4 नवजात शिशुओं को उस महल में उस नौकरियों की देखरेख में छोड़ दिया गया। उनमें से एक उनका एक महामंत्री का और एक कोतवाल का तथा एक ब्राह्मण का पुत्र था। 12 वर्ष पश्चात जब वे चारों दरबार में पेश किए गए तो विक्रमादित्य ने बारी बारी से उनसे पूछा, कुशल तो है? चारों ने अलग अलग जवाब दिए। राजा के पुत्र ने सब कुशल है कहा, जबकि महामंत्री के पुत्र ने संसार को नश्वर बताते हुए कहा, आने वाले को जानना है तो कुशलता कैसी है? कोतवाल के पुत्र ने कहा कि चोरी चोरी करते हैं और बदनामी निरपराध होते हैं। ऐसी हालत में कुशलता की सोचना बेईमानी है। सबसे अंत में ब्राह्मण पुत्र का जवाब दिया कि आयु जब दिन और दिन घटती जाती है तो कुशलता कैसी? चारों के जवाबों को सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का पुत्र निश्चित भाव से सब कुछ कुशल मानना था। मंत्री के पुत्र ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के पुत्र ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण के पुत्र ने दर्शनारिक उत्तर दिया। जब वंशानुगत संस्कारों के कारण हुआ, उसका पालन पोषण और वातावरण में हुआ, लेकिन सबके विचारों में अलग अलग संस्कार के अनुसार विभिन्नता थी और सभी दरबारियों ने मान लिया कि उस युवक का मानना बिल्कुल सही है।